हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका एजुकेटर, आपका मेंटर, आपका कोच, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, चंदन करता हूं। सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब, सभी को बहुत बहुत जोहार। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है, विश्वास है आप हैं स्वस्थ, आप हैं मस्त और आप अपने सभी कामों कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से आप करते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने एग्जाम्स के यदि पन्नों को पलटेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, तो यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, आए हैं, आते रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस सेशन को बेहतरीन तरीके से कवर करना है, पूरा का पूरा पढ़ लेना है, नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं और साथ ही साथ आप सभी को यहाँ से जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उनको अपने मुट्ठी में कर लेना है, यानी कि रिवाइज उनको आप लगाकर उनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। क्या है मोटिवेशन? खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। तो क्या आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं? क्या है जिद आपकी? जिद हमेशा पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। सफलता इस बार मेरी है, सिलेक्शन छीन लूंगा, तब तक मेहनत करता रहूंगा जब तक सफलता मेरी नहीं हो जाती है ना। तो चलिए आप इसको जरूर अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान से कवर करिए। मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि 14 नवंबर तक आप सभी के लिए अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप अपने सपनों के बैचेस का इंतजार कर रहे हैं, वहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर या कह सकते हैं आप किसी भी बैच को लेने पर, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर किसी प्रकार के बैच को लेने पर, वो चाहे यूपीएससी का हो, आईआईटी जेई का हो, नीट का हो, या फिर बैंकिंग एसएससी, स्टेट पीएससी का हो, जेपीएससी का हो, सभी पर आपको मेरे कोड का यूज करने पर मिल रहा है 20% का बिग डिस्काउंट। अब आप देखिए, इस बिग डिस्काउंट को अपना बनाइए और सफलता को सुनिश्चित करिए। बात करें यदि हम लोग जेपीएससी की, तो जेपीएससी के लिए आपको जो फाउंडेशन बैच है, जिसमें प्री और मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है, वो बैच मात्र आपको 4,999 का, और एलडीसी का जो आपके लिए मोस्ट अवेटेड बैच था वो मात्र 570 में मिल रहा है। तो इसको जरूर से जरूर अपना बनाइए, क्योंकि आपने जो ये समय है, इस समय को यदि आपने अपना बना लिया तो फिर आगे का समय जो है बहुत बेहतरीन होने वाला है। आइए हम लोग बात करते हैं रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में क्रांतियां। और ये भारत में जो क्रांतियां हैं ये इतिहास से जुड़ी हुई नहीं है। भारत में जो क्रांतियां इतिहास जुड़ी हुई नहीं है, ये हमारे यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में प्रोडक्शन को बढ़ाने से रिलेटेड है, किसी भी क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने से रिलेटेड है। हमेशा एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति, काली क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति, सदाबहार क्रांति, इन सब का संबंध किस प्रोडक्शन से रहा है, किसके प्रोडक्शन को बढ़ाने से रहा है, तो आप क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, तो आइए इनको हम लोग एक जगह पर देख लेते हैं और इसके बाद फिर हम लोग और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को सीख लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो है हमारे सामने जो दिख रहे हैं, कौन है? ये है नॉर्मन बोरलॉन्ग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉन्ग है। और नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। क्या बोला जाता है इनको? इनको बोला जाता है हरित क्रांति का जनक, है ना। नॉर्मन बोरलॉन्ग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये कहाँ पर? वर्ल्ड वाइड। ये कहाँ पर है? वर्ल्ड वाइड, यानी कि विश्व स्तर पर है। जब बात करें हम लोग अपने भारत की, तो हमारे भारत में जो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं वो है एम एस स्वामीनाथन, जिनका अभी हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ। एम एस स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया। भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाते हैं। अब एक नाम आता है क्या? एक नाम आता है सदाबहार क्रांति का। तो सदाबहार क्रांति भी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के उत्कृष्ट प्रयासों के द्वारा क्या हुई? आगे बढ़ी। और हरित इस सदाबहार क्रांति में जो आप देखेंगे संबंध किससे रहा, तो हरित सदाबहार क्रांति यानी कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध रहा कृषि के समग्र विकास से, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए यदि आपसे कोई क्रांति या रेवोल्यूशन पूछा जाएगा, तो आपका आंसर वन एंड ओनली वन होना चाहिए, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। और यदि हम लोग हरित क्रांति की बात करें, तो हरित क्रांति का जो समय रहा भारत में वो कब रहा? 1966 से लेकर यहाँ पर 67 में स्टार्ट होती है। 1966 से लेकर 67 के बीच में स्टार्ट होती है, फलती फूलती है। यहाँ पर कई राज्यों में इसका उपयोग किया जाता है, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। और इसके यूज से क्या हुआ? बहुत दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि होनी शुरू हुई। और हम लोगों ने यहाँ पर डाटा इकट्ठा किया कि 50 वर्षों में कृषि का जो उत्पादन है
वो 3 गुना वृद्धि हो गया, यानी कि भारत जो है कृषि के क्षेत्र में काफ़ी आत्मनिर्भर हो गया, काफ़ी चीज़ें हैं जो भारत से निर्यात भी होने लगी। लेकिन इस हरित क्रांति ने थोड़ा नुकसान भी किया है, पर्यावरण का क्षरण किया, और आपने देखा होगा कि जहाँ पर हरित क्रांति का अधिक उपयोग हुआ है, वहाँ पर कैसी मिट्टी बन गई है, वहाँ पर मिट्टी का प्रकार कैसा हो गया है, तो वहाँ पर सैलाइन यानी कि लवणीय मृदा बन गई। सैलाइन सॉइल जो कि सबसे निकृष्ट बोल सकते हैं, यानी कि सबसे इंफीरियर क्वालिटी बोल सकते हैं, ठीक है? क्षार इसको आप बोलते हैं क्या? इसको आप बोलते हैं लवणीय मृदा। क्या बोलते हैं? लवणीय मृदा। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि हरित क्रांति का दुष्परिणाम से बनी मृदा कौन-सी है? तो आप बताएँगे लवणीय मृदा है। लवणीय मृदा जिसको स्थानीय रूप से कई नाम दिए गए हैं। कहीं पर बंजर कहते हैं, कहीं पर रेह कहते हैं, कहीं पर ऊसर कहते हैं, कहीं पर कल्हर कहते हैं, कहीं पर थूर कहते हैं, ये सब नाम हो जाते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा 1966 से लेकर 67 के बीच में जो ये हरित क्रांति हुई है, इसने भारत में कृषि में आत्मनिर्भरता को बढ़ाया है, और भारत ने क्या किया, दूसरे देशों में निर्यात भी की है। ये है वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने मिल्क के प्रोडक्शन को इतना बढ़ाया कि इनको नाम दे दिया गया मिल्कमैन ऑफ इंडिया। क्या कहा गया इनको? मिल्कमैन ऑफ इंडिया, भारत का मिल्कमैन कहा जाता है, ठीक है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की, या कह सकते हैं कि एक संस्था बनाई जिसका नाम क्या? अमूल। क्या नाम है? अमूल। और आपने देखा होगा कि अमूल के दूध आपके आसपास आते हैं, है ना? अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा बनाई गई, जिसने भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से है। और वहीं पर एक नाम और आता है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो कि भारत में 3 चरणों में होती है, 1970 से 1980 फर्स्ट फेज़ या फर्स्ट चरण कह सकते हैं, प्रथम चरण, 1981 से 1985 दूसरा चरण बोल सकते हैं, और 1986 से लेकर 1996 तीसरा चरण बोल सकते हैं। तो यानी कुल मिलाकर ऑपरेशन फ्लड जिसका संबंध है किससे? दुग्ध उत्पादों के बढ़ोतरी से, या दुग्ध उत्पादों के उत्पादन से, या डेयरी प्रोडक्ट कह सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में क्रांति लाने के लिए ये ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। तो इनको हम लोग जानते हैं श्वेत क्रांति के पिता के रूप में, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में, या फिर ऑपरेशन फ्लड के जनक के रूप में इनको हम लोग जानते हैं, ठीक है? अमूल ने भारत में श्वेत क्रांति को प्रेरित किया, एकदम बिल्कुल सिंपल सी बात हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड ये स्टार्ट होता है कब? 1970 में, 1970 में। लेकिन ऑपरेशन फ्लड जो पूरे तरीके से भारत में चलता रहा, वो 3 फेज में चला, 1970 से 1980, फिर 1981 से 1985, फिर 1986 से 1996। इस तरीके से ऑपरेशन फ्लड ने पूरी तरीके से भारत में दूध उत्पादों के उत्पादन में बढ़ोतरी को प्रेरित किया, ठीक है? अब हमारे पास ढेर सारी क्या है? हमारे पास ढेर सारी क्रांतियाँ हैं, और इन क्रांतियों को आप एक बार समझ लेंगे, और इन क्रांतियों में जो प्रोडक्शन है, यही हमेशा पेपर में पूछा जाता है। जैसे बात करें हम लोग ब्लू रेवोल्यूशन की। ब्लू का मतलब है नीली, है ना? ब्लू का मतलब क्या है? नीली क्रांति। यदि नीली क्रांति आपसे पूछी जाएगी, तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? इतना इंग्लिश तो आप पढ़ लेंगे ना, फिश प्रोडक्शन से है, यानी कि मछलियों के उत्पादन से है। मछलियों के उत्पादन के लिए जो क्रांति है वो कौन सी? नीली क्रांति है। इसके बाद आता है ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन का मतलब क्या? भूरा। ब्राउन का मतलब क्या हो जाएगा? भूरा। भूरी क्रांति। भूरी क्रांति, क्योंकि क्रांति जो है इसको आप कह सकते हैं कि ये पुल्लिंग है ना? इसलिए हमने भूरा की जगह भूरी कर दिया। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? लेदर यानी कि चमड़ा, है ना? लेदर यानी कि चमड़ा, और कोकोआ प्रोडक्शन से, है ना? कोकोआ प्रोडक्शन से। इसके बाद आता है गोल्डन फाइबर यानी कि स्वर्णिम रेशा, है ना? इसको आप क्या बोलते हैं? स्वर्णिम रेशा। स्वर्णिम रेशे क्रांति का संबंध किससे? जूट प्रोडक्शन से, यानी कि जूट, है ना? जूट उत्पादन। अब आप यहाँ से कहेंगे कि जूट को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, गोल्डन फाइबर के नाम से किससे जाना जाता है? तो आप कहेंगे जूट को जाना जाता है। फिर गोल्डन फाइबर से फाइबर हटा दीजिए, गोल्डन बचा। गोल्डन रेवोल्यूशन यानी कि आप इसको बोलेंगे स्वर्ण क्रांति। क्या बोलेंगे? स्वर्ण क्रांति। सोना क्रांति नहीं, स्वर्ण क्रांति बोलेंगे। स्वर्ण क्रांति, समझ पा रहे हैं? ये गोल्डन फाइबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्वर्ण रेशा क्रांति। स्वर्ण रेशा क्रांति हो जाएगा। क्लियर? स्वर्ण रेशा क्रांति। तो जो गोल्डन रेवोल्यूशन है, इसका संबंध फ्रूट से, यानी कि आप कह सकते हैं फलों से। ओवरऑल हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को आप बोलते हैं बागवानी। बागवानी से संबंध रहा, बागवानी डेवलपमेंट, है ना? बागवानी से संबंध रहा। हनी प्रोडक्शन यानी कि शहद उत्पादन से। शहद उत्पादन से, इतना तो आपको समझना पड़ेगा। शहद उत्पादन से, ठीक है? ब्लैक रेवोल्यूशन। ब्लैक रेवोल्यूशन में क्या आता है, यानी काली क्रांति में क्या आता है? तो काली क्रांति में पेट्रोलियम के प्रोडक्शन की बात करते हैं। काली क्रांति, पेट्रोलियम प्रोडक्शन, इसको आप सब लोग नोट कर लीजिएगा।
अपने हिसाब से मेरी इस वीडियो को देखकर, इस क्लास को पढ़कर अपने हिसाब से अपने नोट्स ही प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर बेस्ट देने का प्रयास किया है। अब आप इंग्लिश और हिंदी में परेशान मत हो जाइएगा कि हिंदी में नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। जिसमें भी आपको लिखा हुआ है, लेकिन मैं दोनों भाषा में बोल रहा हूँ ना। ब्लैक यानी कि काली क्रांति, इसका संबंध किससे? पेट्रोलियम प्रोडक्शन यानी कि पेट्रोलियम के उत्पादन से। फिर आता है ग्रीन रेवोल्यूशन, कौन भूल सकता है इसको? हरित क्रांति, इसको कोई भूल सकता है क्या? हरित क्रांति है ना। हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्नों से। फूड ग्रेन्स का मतलब क्या होता है? खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आती है, 1966 और 67 में स्टार्ट होती है। ग्रीन गोल्ड यानी कि हरा सोना, ये किसे कहा जाता है? बम्बू को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बम्बू, बम्बू जो कि बांस हिंदी में बोलेंगे, सबसे लंबी घास हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं हरा सोना, ग्रीन गोल्ड। तो ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन का संबंध किससे? ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन का संबंध है बांस के उत्पादन को बढ़ाने और उसके व्यापार को बढ़ाने से। फिर ग्रे, ग्रे रेवोल्यूशन है ना। ग्रे रेवोल्यूशन ये फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक से, फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक से। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रे रेवोल्यूशन का संबंध उर्वरक के उत्पादन से। पिंक रेवोल्यूशन, पिंक झींगा मछली बोलेंगे। और क्या हो जाता है यहाँ पर? ओनियन यानी कि प्याज हो जाता है, ठीक है। तो प्याज और झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, प्याज और झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया? प्राण यहाँ लिखा हुआ है झींगा मछली, ठीक है। ओनियन, ओनियन मतलब प्याज, और प्राण मतलब क्या हो जाएगा? झींगा मछली, झींगा मछली, ठीक है। तो झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या होता है? पिंक रेवोल्यूशन यानी कि पिंक यानी कि गुलाबी क्रांति होती है, गुलाबी है ना। कौन सी क्रांति होती है? गुलाबी क्रांति होती है। क्लियर? बोलो, गॉट इट और नॉट? क्लियर ना? आइए नेक्स्ट पर। रेड रेवोल्यूशन यानी कि लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन यानी कि लाल क्रांति, इसका संबंध किससे? मीट, मीट मतलब कि मांस है ना। मीट मतलब कि मांस, मांस के उत्पादन को बढ़ाने से। और किससे? लाल है कौन? टमाटर, लाल है कौन? टमाटर है। टमाटर के उत्पादन को बढ़ाने से। और ध्यान रखिएगा, मीट यानी कि मांस के उत्पादन को बढ़ाने से संबंध किस क्रांति का रहा? रेड रेवोल्यूशन का रहा, रेड रेवोल्यूशन, ठीक है। राउंड रेवोल्यूशन, राउंड मतलब गोल क्रांति, गोल क्रांति, ठीक है ना। गोल क्रांति, इसका संबंध किससे? पोटैटो, पोटैटो बोले तो आलू, पोटैटो बोले तो आलू, आलू कैसा? गोल, आलू कैसा? गोल। तो पोटैटो के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, पोटैटो के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राउंड रेवोल्यूशन हो जाता है। सिल्वर फाइबर, सिल्वर फाइबर का मतलब रजत रेशा। जैसे आपने गोल्डन फाइबर, यहाँ पर रजत रेशा हो जाएगा। रजत रेशा क्रांति, रजत रेशा क्रांति। कॉटन है ना। कॉटन मतलब क्या? कॉटन मतलब कपास, कपास को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, कपास को हम लोग बोलते हैं गोल्ड, सिल्वर फाइबर। क्या बोलते हैं? सिल्वर फाइबर। तो कई चीजें हो जाती हैं, देखिए क्या क्या, कि आप बांस को बोलेंगे ग्रीन गोल्ड, बांस को क्या बोलेंगे? ग्रीन गोल्ड यानी कि हरा सोना। आप गोल्डन फाइबर यानी कि स्वर्णिम रेशा या स्वर्ण रेशा बोलेंगे किसको? स्वर्णिम रेशा बोलेंगे ना, स्वर्णिम रेशा। स्वर्णिम रेशा किसको बोलेंगे? जूट को बोलेंगे। और यहाँ पर आ गया सिल्वर फाइबर यानी कि रजत रेशा, ये किसे बोलेंगे? कपास को बोलेंगे। सिल्वर, ओनली सिल्वर, जैसे कि यहाँ पर क्या था? गोल्डन फाइबर जूट प्रोडक्शन के लिए, और गोल्डन था केवल किसके लिए? फ्रूट्स के लिए और हॉर्टिकल्चर के लिए। यहाँ पर सिल्वर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रजत क्रांति आपके पेपर का 5 स्टार क्वेश्चन जो कि पूछना ही पूछना है। रजत क्रांति का संबंध किससे? एग यानी कि अंडा, एग यानी कि अंडे, और आप कह सकते हैं पोल्ट्री फार्म है ना, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, कौन भूल सकता है ना, कोई नहीं भूलेगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? ये हो जाता है मिल्क यानी कि दूध और डेयरी प्रोडक्शन से, यानी डेयरी उत्पादन को बढ़ाने से। येलो यानी कि पीला, पीली क्रांति, पीली क्रांति। आयलसीड्स, आयलसीड्स बोले तो, आयलसीड्स बोले तो तिलहन, तिलहन, ठीक है। और एवरग्रीन का मतलब है सदाबहार, सदाबहार में क्या आ जाएगा? ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि का संपूर्ण विकास। कृषि क्या हो जाएगा? संपूर्ण विकास हो जाएगा। प्रोटीन रेवोल्यूशन, प्रोटीन रेवोल्यूशन है ना, ये किससे? एग्रीकल्चर में हायर प्रोडक्शन जुड़ा हुआ, ये आपके लिए नया हो सकता है प्रोटीन रेवोल्यूशन। और ध्यान रखिएगा, रेनबो का मतलब है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने से। तो ये हो जाती है भारत में प्रमुख क्रांतियां, जिनको आपने पढ़कर अपने एग्जाम के लिए एक नंबर पक्का कर लिया। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगेगी और आप इसको पढ़कर अपने लिए नोट्स प्रिपेयर करेंगे। यहाँ से आए हुए क्वेश्चन को गलत ना करने की आप मुझसे क्या करेंगे? प्रॉमिस भी करेंगे। तो इसी के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।
तो आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर इस सेशन को लाइक करके, शेयर करके अपनी इन चीज़ों को मजबूत कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड लेट्स क्रैक इट। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।